देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 और एक्सरसाइज 3.6 के हम क्वेश्चन नंबर 2 के इस वीडियो में सभी के सभी पार्टों को करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो सबसे पहले क्या है, हमको इसका मतलब पता होना चाहिए वो कह क्या रहा है। इसमें हमको दो वर्ड मिल रहे हैं यहाँ पर, एक डाउन स्ट्रीम है और एक अप स्ट्रीम है। सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये वर्ड क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले एक हमने वर्ड लिखा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और एक लिखा हमने यहाँ पर अप स्ट्रीम। ओके, हमने लिखा। अब इनका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलेंगे, नदी के बहाव के साथ। ओके, इसका मतलब होगा बहाव के विरुद्ध। ओके, अब इनका एक्चुअली मीनिंग कैसे समझ में आएगा, जैसे कि नदी के बहाव के साथ, नदी है हमारी, नदी हमारी इधर की तरफ को बह रही है, ये नदी बह रही है और मैंने तैरना स्टार्ट किया, इसमें इधर से इधर की तरफ को तैरना स्टार्ट किया, मैं इधर को तैर करके उसमें जा रहा हूँ। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, नदी के बहाव के साथ, जिधर को नदी बह रही है मैं उसी के बहाव के साथ मैं तैर रहा हूँ। ओके, अब आता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, जैसे कि नदी इधर की तरफ को बह रही है और मैं इसको इधर की तरफ को तैर करके जा रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, मतलब बहाव के विरुद्ध। नदी इधर को बह रही है और मैं इधर को जा रहा हूँ। ओके, मतलब समझ में आ गया। अब मैं मान लेता हूँ ये नदी है, नदी की स्पीड को मैंने मान लिया u। ओके, और मैं अपनी जो मेरी तैरने की जो स्पीड है उसको मान लिया मैंने v। इसी तरह यहाँ पर भी नदी के तैरने की स्पीड क्या है, वो u है, और यहाँ पर नदी के मेरी तैरने की स्पीड है v। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, वो जा रहा है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ओके, सेकंड है अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यहाँ पर क्या है, वो 4 किलोमीटर जा रहा है कितने में, 2 आवर्स में। देखिए 20 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में तैर रहा है, क्योंकि नदी के साथ तैर रहा है तो ज़्यादा स्पीड से जाएगा। और अगर नदी के विरुद्ध तैर रहा है तो 4 किलोमीटर जाने में ही उसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ 2 घंटे में 20 किलोमीटर और यहाँ 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ओके, ऐसा क्यों होता है, जब हम दोनों नदी के मान लो नदी भी इधर को तैर रही है और हम भी इधर को तैर रहे हैं, तो क्या है, एक नदी की स्पीड और एक हमारी स्पीड दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, और दोनों जुड़ जाती हैं तो इससे क्या है, हम बहुत ज़्यादा स्पीड से तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की स्पीड ये जुड़ जाती है, u प्लस वी हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको चाहे आप u प्लस वी लिख दीजिए, चाहे आप इसको लिख दीजिए आप चाहे v प्लस यू। ओके, v को मैंने पहले लिख दिया, u को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर दोनों की स्पीड जुड़ रही थी और यहाँ पर स्पीड क्या है, घट जाएगी। अब मैंने v को पहले क्यों लिया, मतलब हमारी स्पीड नदी की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम अपोजिट तैर पाएंगे। वरना अगर हमारी स्पीड अगर कम होगी, नदी की स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम आगे की तरफ नहीं तैर पाएंगे और नदी हमें अपने साथ बाहर ले जाएगी। तो इसलिए मैंने v को पहले लिया है कि हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने v प्लस यू किया, दोनों एक साथ तैर रहे हैं और यहाँ पर अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने हमारी स्पीड में से उसकी स्पीड को माइनस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये 20 किलोमीटर क्या हुआ, ये हो गया आपका डिस्टेंस, 2 आवर्स क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइम, और स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्पीड हो जाएगी आपकी v प्लस यू। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी हो गई डिस्टेंस, 2 आवर्स क्या हो गया, ये हो गया आपका टाइम, और आपकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी, स्पीड आपकी हो जाएगी v माइनस यू। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसी क्वेश्चन को आपको इसमें बता दिया है। ओके, और इसमें कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट।
तो दोनों की स्पीड को मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, एक को v मान लिया है और एक को मैंने u मान लिया है। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको आगे समझिए। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्पीड क्या है, v प्लस यू, इक्वल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 20 किलोमीटर, अपॉन टाइम क्या है यहाँ पर 2 आवर। 2 से कटा 10 टाइम, तो v प्लस यू इक्वल हो गया 10। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम इसमें जाते हैं। इसमें भी सेम ऐसे होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हुआ v माइनस यू इक्वल हो गया 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशनों को नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं और फिर इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v प्लस यू इक्वल 10, और वो था हमारे पास v माइनस यू इक्वल 2। दोनों को सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल हुआ, 2v इक्वल हो जाएगा 12, और v इक्वल कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2, 2 6 ज़ा 12। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड क्या आ जाएगी 6 आ गई। अब कीजिए, ये फर्स्ट थी हमारी और ये थी हमारी सेकेंड। अब आप पुट कीजिए v इक्वल 6 इंटू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे आप सेकंड में रख दीजिए। इक्वेशन है हमारी ये 6 प्लस यू इक्वल 10, और u इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 6, और u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। तो नदी की स्पीड तो ये होगी और हमारी स्पीड ये होगी। मैंने बताया था ना कि हमारी स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए नदी की स्पीड से, तभी हम अपोजिट तैर पाएंगे। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा इजीली मेथड से तरीके से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 2 women 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। चलो पहले इसको हम लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे लिया हमने वुमेन, यहाँ पे लिया हमने मैन, और यहाँ पे लिखे हमने डेज। तो वो कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 3 वुमेन और 6 मैन इस काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो हमको बताना है कि 1 वुमेन और 1 मैन इस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। मतलब 1 वुमेन अलग इसको कितने दिन में करेगी और 1 मैन इसको कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं टाइम्स एंड वर्क वाले क्वेश्चन। तो इनको करने का थोड़ा तरीका डिफरेंस होता है, तो इसको हम कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का है ये सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, हम सबसे पहले मानते हैं लेट 1 वुमेन टेकन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इज इक्वल टू एन डेज। मतलब एक औरत को वो काम करने में मान लीजिए हमें एन डेज लग रहे हैं, और एक मैन को इसी तरह एक मैन को उस काम को फिनिश करने में कितना दिन लग रहे हैं, वो माना मैंने एम डेज माना। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 मैन है तो इसको लेंगे हम, पहले हम क्या लेते थे, पहले लेते थे हम 2n लेते हैं यहाँ पे प्लस 5m बराबर 4। लेकिन टाइम्स एंड वर्क वाले में क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इन सभी को अपोजिट लेकर के चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 अपॉन क्या माना था हमने इसका n, प्लस ये लिया हमने 5, और इसका नंबर ऑफ डेज क्या माना था हमने m, इक्वल ये 4 को क्या लिख देंगे हम 1/4। तो टाइम्स ऑन वर्क वाले में क्या होता है कि ये जो डेज जो लगते हैं ना, ये इनको हम अपोजिट लेकर के चलते हैं इस तरह से, क्योंकि डेज है यहाँ पर भी डेज है और यहाँ पर भी 4 और 3 ये भी डेज है, तो डेज हम अपोजिट अपॉन में लेकर के चलते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे लिया है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन भी इसी तरह से होगी, वोमेन क्या है 3, और ये किसको मैंने क्या माना था एन डेज, तो इसको क्या लिखेंगे हम 3/n प्लस यहाँ पे मैंने कितने हैं 6, इसको मैंने क्या माना था m, तो इसको लिखेंगे हम 6/m इक्वल नंबर ऑफ डेज इन्होंने कितने दिन में किया था 3 में 1/3। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने इस तरह से लिख लिया है। अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, एक चीज़ और मानते हैं हम यहाँ पर। अब ये जो हमारे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 1/n बन रहा है, ये यहाँ पे 1 इक्वल मानेंगे 1/m है, इसी तरह ये 1/n है, और यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1/m है। तो हम क्या मानते हैं 1/n को हमने मान लिया x,
और 1/m को हमने मान लिया y, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में किया था सब कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 5y इक्वल 1/4। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 4 2 8x प्लस 4 5 20y इक्वल 1। ये हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9x 3 6 18y इक्वल 1। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको थोड़ा आगे करेंगे, पेज भर गया है, नेक्स्ट पेज पर हम इनको उतारेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को। हमने उतारा 8x प्लस 20y इक्वल 1, ये थी इक्वेशन नंबर 3। और अब थी हमारे पास 9x प्लस 18y इक्वल 1, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इस मेथड इन इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या है हमारा, या तो x वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए या फिर y वाली सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 9 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर देते हैं और इस 8 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करते हैं। तो हमारे क्या होगा, इससे x वाले जो कोफिशिएंट है हमारे सेम हो जाएंगे। 9 से इसमें करेंगे, ये हमारी जो 4th थी हमने इसको 5th मान लिया। इसी तरह 8 का इसमें करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 6th। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम x वाले कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 180 में से 144 जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, और फिर 7 में से 4 गया 36y इक्वल 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/36। ओके, अब y की वैल्यू को हम कहीं पर भी रख सकते हैं, इसमें रख दीजिए। अब आप कीजिए पुट y इक्वल 1/36 इंटू इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो वो क्या थी 8x प्लस 20 इंटू 1/36 इक्वल 1। इसको काटेंगे, 4 5 20, 4 9 36, ये बचा 8x प्लस 5/9 इक्वल 1। 8x इक्वल 1 माइनस 5/9, एलसीएम लिया 9, 9 माइनस 5, तो 8x इक्वल हो जाए 9 में से 5 का कितना बचेगा 4/9। इसको नीचे लाएंगे तो x इक्वल 4/9 इंटू 8, 4 से 8 कटा 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/18। ओके, अब हमारी x की वैल्यू भी मिली है हमको, y की वैल्यू भी मिली है, तो ये तो हमने अपने पास से मानी थी, लेकिन एग्जैक्ट हमने क्या माना था, 1/n को हमने x माना था और 1/m को हमने y माना। तो ये वैल्यू हम यहीं पर लिखेंगे, 1/n इक्वल है किसके x के, और x की वैल्यू क्या है 1/18, तो 1/n इक्वल 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डेज आ जाएगी। इसी तरह 1/m को मैंने क्या माना था, y माना था, और 1/m इक्वल क्या, y क्या था हमारे पास में, y हमारा है 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। तो देखिए हमने माना था कि एक औरत को उस सारा काम कंप्लीट करने में n डेज लग रहे हैं, तो 1 डे, और लेडीज़ को क्या माना था हमने n डेज माना था, तो वुमेंस को उस अकेली एक मतलब वुमेंस को उस काम को करने में 18 दिन लग रहे हैं, और अकेला अगर एक आदमी उस काम को करता है तो उसको उस काम को करने में 36 डेज लग रहे हैं। ओके, तो हमने क्वेश्चन को इसको सोल्व कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस। कुछ रूही जो है अपने घर से रूही ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर टू हर होम मतलब कुछ बस के द्वारा करती है और कुछ ट्रेन के द्वारा करती है और कुछ बस के द्वारा करती है। वह 4 घंटे लेती है। अगर उसमें से सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर 60 किलोमीटर वह जो है ट्रेन से चले और रिमेनिंग बाई बस, बाकी का वह बस से चले। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी का बस से जाती है तो उसको 10 मिनट पहले से फालतू लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, वहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा जब मैं पढ़ रहा था, तो अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। अब आप समझिए, रूही एक लड़की है, वह अपने घर के लिए जा रही है मान लीजिए, तो उसमें बताया कि 300 किलोमीटर उसको टोटल ट्रेवल्स कर रही है। तो अगर उसने बताया कि कुछ ट्रेन से जाती है वह, कुछ बस से जाती है, तो क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या बताया है कि अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है
तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो बाकी के बस से जा रही है वो, तो टोटल कितने किलोमीटर थे, 300 किलोमीटर थे। अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो बस के लिए कितना हो गया, बस के लिए होगा 240, क्योंकि 240 और 60 यही तो मिलके 300 होंगे। तो क्वेश्चन क्या बना कि वह अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर वह बस से जाती है तो उसको लगते हैं 4 घंटे। फिर दूसरी लाइन में क्या बताया था, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है इसका मतलब बस से 200 किलोमीटर जाती है। अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 200 किलोमीटर वह बस से जाती है तो वह उसको क्या है 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे तो पहले लग ही रहे थे, उसको क्या है 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये घंटे हैं और ये क्या है मिनट। तो सबसे पहले क्या है इन सभी को, इनको भी हम घंटे में बदलते हैं। तो 4 प्लस मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 10 से कट गया, तो ये कितने 4 प्लस 1/6, एलसीएम लिया हमने 6 4 जा 24 प्लस 1, तो ये हो गया 25/6 आवर्स। तो हमने सबसे पहले क्या है इसको घंटे में बदल लिया। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस टाइम को इधर लाते हैं, टाइम को मैंने इधर लिखा, टाइम इक्वल क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब हम इसको एक चीज़, ये तो हमने सबसे पहले लिख लिया, अब हम एक चीज़ वैल्यू और मानते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान ली u, किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड मान ली हमने, और लेट स्पीड ऑफ बस, और हमने बस की स्पीड मान ली v, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दोनों ही तो हमको निकालनी है क्वेश्चन में, ये दोनों ही जो हमको निकालना है क्वेश्चन में वही हमने मान लिया है। ओके, अब इसको देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है इसका टाइम प्लस इसका टाइम, दोनों का टाइम ही तो मिलके 4 घंटे बैठा है, तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, इसका अगर हम टाइम का फॉर्मूला लगा लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो इसने डिस्टेंस कितनी चली 60 किलोमीटर, इसकी स्पीड कितनी थी u, तो 60/u, प्लस इसने डिस्टेंस कितनी चली 240 अपॉन इसकी स्पीड, बस की स्पीड कितनी थी v, इक्वल टोटल टाइम कितना था 4 घंटे। तो ये हमारी इक्वेशन बनी हमारे पास फर्स्ट। ओके, अब दोबारा इसको करते हैं, तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम, दोनों का टाइम मिलकर क्या बना था 25/6 आवर। तो इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका टाइम कितना हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस अब अगले वाले में इसका टाइम क्या हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इक्वल कितना हुआ हमारे पास, क्या लेंगे जो हमने 4 घंटा 10 मिनट थे उसको हमने इसमें बदल लिया था, ये लेंगे हम यहाँ पर 25/6, ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पहले क्वेश्चनों की तरह बन चुका है, इसमें हम पहले की तरह क्या मानेंगे 1/u, 1/u को हमने मान लिया x और 1/v इसको मान लिया हमने y। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर अगर उतार दें तो किस तरह से लिखेंगे, 1/u को हमने x मान लिया था, ये क्या हो जाएगा देखो 1/u, ये 1/u हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60x प्लस 240y इक्वल 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर मान ली चलो हमने थर्ड। इसी तरह ये क्या बनेगी, इसको क्या मान लेंगे 100x प्लस 200y इक्वल क्या हो गया 25/6, इसको मान लिया हमने अभी फोर्थ। अभी और आगे सोल्व करेंगे इनको, पहले हम थोड़ा सिंपल करेंगे इनको। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 15x और यहाँ पे क्या बचेगा 60y इक्वल 4। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 कॉमन लिया था, क्यों कॉमन लिया था देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x प्लस 60y इक्वल 1, ये हमारी, चलो इसको अभी थर्ड ही मान लेते हैं, फोर्थ फिफ्थ वो ज़्यादा होती चले जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई। इसी तरह इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम इसी तरह से 100 और 100 मान लीजिए हमने 100 यहाँ से कॉमन ले लिया, वैसे 100 कॉमन मत लीजिए आप, चलो 25 कॉमन लीजिए, क्योंकि 25 से कितना बचेगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे क्या बचेगा 8y इक्वल 25/6। तो मैंने ऐसा कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये 25 से 25 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस 8y इक्वल 1/6। अब हम इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 किस में करेंगे 24x
6x में करेंगे 48y इक्वल 1। अब इसको भी मान लीजिए हम 4 ही मानते हैं। ओके, अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन में देखेंगे हमें क्या, या तो y वाले कंपोनेंट हमारे सेम होने चाहिए या फिर हमारे x वाले सेम होने चाहिए। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन किस तरह से करेंगे हम इसको। तो देखिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 60 है और ये 48 है, तो हम 60 और 48 का हम लेते हैं एलसीएम। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन दोनों का आएगा 240। तो हमको 240 बनाना है, तो इसको 240 कब बनेगा, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, और ये 240 कब बनेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 की। तो इसमें सभी में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 60x प्लस 240y इक्वल 4। चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। इसमें भी इसी तरह से करते हैं, ये हो गया 120x प्लस 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 240y और 5 × 5। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। इतना सब कुछ करने के बाद हमको क्या हुआ, ये दोनों हमारे सेम हो चुके हैं। अब चेंज बदलिए आप, ये कैंसिल हो गया, 60 में से -120 जाएंगे तो माइनस के 60x बचेंगे, 4 में से 5 गया माइनस के 1, इससे ही कैंसिल हो गया। तो x इक्वल क्या आ जाएगा 1/60। अब x/160 क्या करेंगे, पुट कीजिए आप, x इक्वल 1/60 इंटू कोई सी भी इक्वेशन में लिख दीजिए, मान लीजिए आप 5th में रखिए, इंटू 5th। तो ये क्या होगा 60x प्लस 240y इक्वल 4। 60 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 1/60 प्लस 240y इक्वल 4। इससे ही कट गया, 1 बचा, तो 1 प्लस 240y इक्वल 4। अब 240y इक्वल 4 माइनस 1, तो 240y इक्वल 4 में से 1 गया 3, y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा 3/240। 3 से इसे काटा, 80 बार कटा, तो y की वैल्यू आ गई 1/80। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू भी मिली और y की वैल्यू भी मिली, लेकिन x और y तो हमने अपने पास से माना था, लेकिन एक्चुअल स्पीड वहाँ पे क्या थी, 1/u बराबर था x और 1/v बराबर था y। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहीं सोल्व कर लेते हैं। तो 1/u इक्वल क्या था हमारे पास x, और x की जगह क्या लेंगे अब हम, x की हमारी वैल्यू आई 1/60, तो 1/u इक्वल आ जाएगा 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। इसी तरह अगले को सोल्व करेंगे, 1/v बराबर है y, 1/v इक्वल y की वैल्यू क्या थी 1/80, तो v बराबर क्या आ गया हमारे पास 80। तो इसका मतलब है u किसकी स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड थी, ट्रेन की स्पीड क्या थी 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ओके, v किसकी स्पीड थी, बस की स्पीड थी, और बस की स्पीड क्या आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जो है वो मंदी स्पीड से चल रही है और बस जो है वो ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ओके, ये आपकी जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। ओके, और अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को बताइए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।